2014 में जब इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, सरकार बनाने के पीछे का कारण क्या था? 370 को हटाना, उसको कैसे हटाया जाए, वो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ मिलेंगे, तो इसके लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी, जिसके चलते इन्होंने पीडीपी के साथ समर्थन किया था। और फाइनली वो दस्तावेज जब इनको मिलते हैं तो समर्थन वापस लेते हैं। ये मैं आपकी राय लेना चाहता हूं कि अभी जो जेकेपी के फॉर्म लगे हैं, इनमें क्या आपको लगता है कि एज जो थी उसकी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए थी? जो बेचारे 5-6-10 साल हो गए इनको तैयारी करते हुए, उनके बारे में जरा सोचो सर। आपको नहीं लगता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का इसमें हाथ नहीं है? हाँ, मनोज सिन्हा चाहते तो कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अनएम्प्लॉयड हुए हैं, तो उनके बारे में सोचना चाहिए। ऐसे रोड के ऊपर उनको पुलिस जो थी घसीट रही थी और बच्चियां रो रही थी उस टाइम, तो मतलब कि उस टाइम इनको तरस नहीं आया उनके ऊपर? आपको क्या लगता है कि मतलब कि इन्होंने सिर्फ अच्छे काम ही किए हैं, यूथ का कबाड़ा नहीं किया है? आपको नहीं लगता है क्या इस बात से आप एग्री नहीं हो गया? तो कुछ लिमिटेशंस तो इनकी भी रही हैं, क्योंकि प्रॉपर यूथ की नहीं सुनवाई करना, ठीक है, कुछ अपने फैसले ही रखने हैं, लोगों की बात बहुत कम सुनते हैं, जो भी डिसीजन है वो खुद का ही लेना है। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारे जो एलजी साहब हैं, जिनका नाम है मनोज सिन्हा जी। तो इनके बारे में थोड़ा चर्चा बनती है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा अभी जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो थोड़े दिनों के बाद बनने ही वाली है, तो उसके बाद एलजी जी का क्या होगा, इनके ऊपर थोड़ा सा आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इसके बाद बीजेपी सरकार जो है वो इनको कौन से काम जो है वो दे सकती हैं। देखिए कुलदीप जी, जो एलजी मनोज सिन्हा जी हैं हमारे JNK यूटी के, तो अगर मैं बात करूं गवर्नर्स की, स्टेट गवर्नर्स की, तो उनका एक टाइम पीरियड फिक्स रहता है कि उस टाइम पीरियड तक ये यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, उनके एडवाइस से किया जाता है। बट काफी लंबे समय से यहाँ पे देखा होगा आपने कि कोई सरकार नहीं है। अब यहाँ पे सरकार नहीं है तो वो इनका क्या होगा नेक्स्ट, कि इनको क्या यहाँ से गवर्नरशिप से हटाया जाएगा या इनको कहीं और स्टेट में गवर्नर बनाया जाएगा? तो यहाँ तक मेरे को लगता है कि कुछ चर्चे भी इनके चल रहे हैं किसी अदर स्टेट्स में, जैसे दिल्ली के अंदर की बात करें तो वहां पे ये माना जा रहा है कि आने वाले पार्टी प्रेसिडेंट मनोज सिन्हा जी होंगे आफ्टर JP नड्डा, ठीक है। लेकिन इनका जो टेन्योर है अभी 4 साल ही हुए हैं, 5 साल तक फिक्स रहता है हर एक स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर किसी भी गवर्नर का रहना। तो यहाँ तक मुझे लगता है अभी 1 साल और ये अपना यहाँ पे सेवाएं देंगे, देन आफ्टर उसके बाद इनको या तो किसी और स्टेट का गवर्नर बनाया जाएगा, या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन में ये लड़े, ठीक है, या फिर ये सुनने में आ रहा है कि इनको एज ए पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जाएगा आफ्टर द JP नड्डा, भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि इनके क्लोज रिलेशन है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के साथ, और इनमें वो क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज है इनमें, जिससे कि ये एक अच्छे लीडर सामने निकल के आ रहे हैं। और साथ में इनके अंदर मीन्स की सभी को इकट्ठा करके चलना, वो इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। सर जैसे आपको पता ही है कि पहले यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे वो गिरीश मुर्मू जी बने थे ना, तो वो एक IAS ऑफिसर रहे हैं, तो उनका जो टाइम पीरियड था वो बड़ा कम रहा यहाँ पे। उन्होंने थोड़े ही 1 या 2 साल शायद यहाँ पे अपनी सेवाएं दी थी। और उनके काम में और इनके काम में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? आपको मैं पूछ सकता हूँ कि मनोज सिन्हा को ही LG क्यों बनाया गया था जम्मू कश्मीर का, इसके पीछे का थोड़ा कारण बता दीजिए। देखिए कुलदीप जी, जैसे आपने पूछा कि मनोज सिन्हा को यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों बनाया गया आफ्टर JC मुर्मू, अब जो मुर्मू जी हैं उन्होंने भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम किए हुए हैं, अपने टाइम पे बहुत ज्यादा वैकेंसीज वगैरह अनाउंस करके गए थे, लेकिन उसके बाद ज्यादा टाइम पीरियड रहा नहीं है, तो जिसके चलते इतना ज्यादा काम भी वो हमारी यूटी के अंदर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं मनोज सिन्हा जी की, तो इनको जम्मू का ही गवर्नर क्यों बनाया गया, अदर स्टेट का क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसी मुश्किलात थी जिनको हैंडल सिर्फ पार्टी को लगता था कि मनोज सिन्हा जी ही कर सकते हैं। और साथ में प्रेसिडेंट की एडवाइस, प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता है अपने गवर्नर्स को, क्योंकि इनका सीधा रिलेशन सेंटर के साथ रहता है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि आज तक हमारे JNK के अंदर जो गवर्नर रहा है मैक्सिमम या तो वो IAS है, IPS है, ICS है, ठीक है, लेकिन कुछ चंद ऐसे गवर्नर भी रहे हैं जो IAS IPS नहीं है लेकिन अच्छे सांसद हैं। जैसे बात करें मनोज सिन्हा की, ये भी एक अच्छे सांसद हैं, क्योंकि 2 या 3 टेन्योर ये मेंबर ऑफ लोकसभा भी रह चुके हैं, ठीक है, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी से ये इलेक्शन जीते थे जहां पे मुस्लिम का बहुत ज्यादा होल्ड था, और वो है गाजीपुर। और गाजीपुर की बात करूं तो
1919 में ये फर्स्ट सांसद बने थे गाजीपुर से, क्योंकि उस टाइम पे बीजेपी की पकड़ इतनी ज्यादा नहीं थी पूरे इंडिया में, और वाजपेयी का टाइम था। अभी नरेंद्र मोदी उस टाइम पे सीएम शायद रह चुके थे गुजरात के अंदर, ठीक है। तो इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो सरकार को लगता था, ठीक है, और उसी के तहत इनको जम्मू में भेजा गया, और इन्होंने अपनी सेवाएं में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। देखो हमारे यहाँ पे कितने ज्यादा टेररिस्ट अटैक होते हैं कश्मीर के अंदर, पत्थरबाजी होती थी, उन सभी के ऊपर कंट्रोल किया हुआ। कैसे रोड के ऊपर उनको पुलिस जो थी घसीट रही थी और बच्चियां रो रही थी उस टाइम, तो मतलब कि उस टाइम इनको तरस नहीं आया उनके ऊपर। आपको क्या लगता है कि मतलब कि इन्होंने सिर्फ अच्छे काम ही किए हैं, यूथ का कबाड़ा नहीं किया है? आपको लगता है क्या इस बात से आप एग्री नहीं हो गया? और सभी को इनकी एक क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, सभी को एक साथ लेके चलना, ठीक है। आपने देखा होगा कि पीडीपी जो अलगावादियों से रहती है, ठीक है, प्रो पाकिस्तानी वो चलती है। उनके जो दो मेन लीडर्स है मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती, अब मोहम्मद सईद तो रहे नहीं है लेकिन महबूबा मुफ्ती जी जो हैं, तो उनके साथ सरकार बनाने का जो हमारी गवर्नमेंट का फैसला था वो कुछ उन्होंने सोच विचार करके ही करा था, लेकिन उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी तो मैंने आपको क्वालिटीज बता दी। नहीं सर, आपने क्वालिटीज तो बहुत अच्छी अच्छी बता दी हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको पता है कि कोई भी इंसान जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तो होता नहीं है सर। तो क्या आप मुझे इनकी कुछ लिमिटेशंस बता सकते हो, इनकी जो कुछ खामियां रही हैं? जैसे कि आपको पता पीछे बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहे थे, जैसे पीछे जो जेकेपी का एक बार पेपर हुआ था शायद वुमेन कांस्टेबल के लिए ना, तो उसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था। पता नहीं कोई पेपर लीकेज का मामला था या फिर पता नहीं क्या स्कैम वगैरह हुआ था ना, तो उस केस में कुछ बच्चियां जो थी उनको देखिए कुलदीप जी, हमारी पिछली वीडियो में भी ये मैंने बात रखी है कि अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे रेट उसका, तो उसके पीछे का कारण बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। सिर्फ गवर्नर ही उसके फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सरकार नहीं थी, ठीक है, हमारे यहाँ पे प्रॉपर एजेंसीज काम नहीं कर रही थी, क्योंकि ये जो गवर्नर रहता है इसको सेंटर से ही हिदायत मिलती है सब कुछ, क्योंकि सेंटर का सपोर्ट होता है इनको, ठीक है। और स्टेट के अंदर अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए हमें लेजिस्लेचर का होना बहुत जरूरी है, मींस की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो कुछ हद तक यहाँ पे 8 साल तक नहीं रही है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिस कारण से वो फेज हमें देखने को मिला था। अब जैसे आपने बात करी कि जो स्कैम्स हुए हैं, जैसे जेकेपी सब इंस्पेक्टर स्कैम हुआ है, उसके बाद वुमेन एग्जाम का स्कैम हुआ था, उसके बाद एक अभी जो फायर एंड इमरजेंसी एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत सारा स्कैम हुआ था। तो ये जो स्कैम्स हैं, इन स्कैम्स के ऊपर कंट्रोल करना हमारी गवर्नमेंट के हाथ में तो है, लेकिन प्रॉपरली से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट एजेंसीज हैं और प्राइवेट एजेंसीज प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है, और जिसके चलते कुछ ऐसे हमारे यहाँ के लोग हैं जो सिर्फ अपना मोटिव को सिक्योर करने के लिए वो काम सब करते हैं, ठीक है। अब एलिगेशंस भी बहुत लोगों के ऊपर लगी हैं, बहुत लोग अरेस्ट भी होते हैं उस दौरान, तो ये कहना मुश्किल रहेगा, क्योंकि एक तो सरकार नहीं थी यहाँ पे, और दूसरा सरकार गवर्नर की थी, और इनको यहाँ पे सिचुएशंस को नॉर्मल करना था, क्योंकि आपने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर कितनी स्टोन पत्थरबाजी चलती थी, ठीक है, उस पत्थरबाजी को कंट्रोल किया गया है, ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर्स की वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि इनकी वजह से ये सारा काम हुआ है। और साथ में अगर देखा जाए तो कुछ लिमिटेशंस तो इनकी भी रही हैं, क्योंकि प्रॉपर यूथ की नहीं सुनवाई करना, ठीक है, कुछ अपने फैसले ही रखने हैं, लोगों की बात बहुत कम सुनते हैं, जो भी डिसीजन है वो खुद का ही लेना है, तो वो इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हम ये नहीं बोलते कि सारे लीडर्स एक पॉजिटिविटी ही शो करते हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। मैं आपकी राय लेना चाहता हूं कि अभी जो जेकेपी के फॉर्म लगे हैं, इनमें क्या आपको लगता है कि एज जो थी उसकी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए थी? जो बेचारी 5-6-10 साल हो गए इनको तैयारी करते हुए, उनके बारे में जरा सोचो सर। आपको नहीं लगता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का इसमें हाथ नहीं है कि उनको इसके ऊपर थोड़ा बहुत आगे आना चाहिए था? देखिए कुलदीप जी, जैसे आपने बात करी है एज रिलैक्सेशंस की, तो एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो डिफेंस का है उसका कुछ क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, मींस की एक प्रॉपर एज लिमिट रहती है, उसी एज लिमिट तक उनको वो फिजिकल फिटनेस भी रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं जेकेपी की, तो जेकेपी की बहुत सारी पोस्टेज निकली हैं हमारे बीजेपी के टेन्योर में। देखो पहले निकली थी 2016 में, 2018 में निकली है, 2020 में निकली है, फिर 21 में भी निकली थी एसआई सब इंस्पेक्टर्स की, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे जिसकी वजह से बहुत सारा स्कैम हुआ था, ठीक है। अब कोविड-19 आने से बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन दो, ठीक है, एज रिलैक्सेशन वो मांग रहे हैं, लेकिन 30 साल का बंदा या 32 साल का बंदा फिजिकली फिट होना उसके लिए मुश्किल होता है। जैसे मैं बात करूं तो मेरी भी एज 30+ ही है, और मैं भी चाहता हूं कि एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए जेकेपी के अंदर, बट अगर पूरे हमारे सिस्टम को देखा जाए तो ये जो डिफेंस सिस्टम रहता है ना, तो इसमें एक फिजिकल फिटनेस होना बहुत जरूरी है, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए। कि आई थिंक 30 हो तो बेटर है, बट नहीं होनी चाहिए।
उसमें एज रिलैक्सेशन 28 तक ही रहना चाहिए। कम से कम हमारा एक डिपार्टमेंट ऐसा हो जो मीन्स की फिजिकली फिटनेस के बिहाव पे वर्क करे, एक प्रॉपरली से वर्क करे, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारी पोस्टेस इन्होंने कंफर्म करनी चाहिए, निकालनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी वैकेंसीज हमारी खाली हैं हमारे JNK के अंदर, पता नहीं सरकार को कब होश आएगी। तो सिर्फ ये एक मुद्दा बनाया जाता है कि इसकी पोस्ट की एज रिलैक्सेशन की जाए, बट एज रिलैक्सेशन करना वो एक पार्लियामेंट के अंदर लॉ पास होता है, उसके तहत एज रिलैक्सेशन दी जाती है। हाँ, मनोज सिन्हा चाहते तो कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अनएम्प्लॉयड हुए हैं, तो उनके बारे में सोचना चाहिए। वो एक उनके ऊपर वो डिसीजन था, आगे उन्होंने नहीं करी, उनको कुछ रीजन बताने पड़ने थे, लेकिन उन्होंने वो चीज नहीं बताई है, जनता तक नहीं पहुंचाई है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कम होने के मेरे को आसार कम ही दिख रहे हैं, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट आए, क्योंकि मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए थे लास्ट के कुछ वीडियो में। तो कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं कि मनोज सिन्हा जी जो हैं ये उस तरह के इंसान हैं कि जो सुनेंगी तो सबकी लेकिन करेंगे अपने मन की, है ना, यही बोल सकते हैं हम इनके लिए। प्लानिंग के तहत आके यहाँ पे काम कर रही है। अब आपने देखा होगा कि 2014 में जब इन्होंने PDP के साथ सरकार बनाई, ठीक है, उसके कुछ सरकार बनाने के पीछे का कारण क्या था, 370 को हटाना, उसको कैसे हटाया जाए, वो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ मिलेंगे, तो इसके लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी, जिसके चलते इन्होंने PDP के साथ समर्थन किया था। और फाइनली वो दस्तावेज जब इनको मिलते हैं तो समर्थन वापस लेते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए हम वीडियो अपने यहाँ पे खत्म करने जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो से कुछ तो कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि इस टाइम किसकी सरकार जो है JNK में आनी चाहिए। वो हम आपके जो कमेंट्स हैं उनके बेस पे अगली वीडियो बनाने जाएंगे कल। तो अपनी कमेंट्स में राय जरूर देना कि किसकी सरकार आपको पसंद है जम्मू कश्मीर में बने। BJP को आप लाइक करते हो या नहीं करते हो, किस सरकार को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, वो अपना कमेंट बॉक्स में आप जरूर राय दे देना। इसी के साथ हम यहाँ पे वीडियो खत्म करने जा रहे हैं।